नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बाबा कायद-ए-आज़म जिन्हें हम कहते हैं, पाकिस्तान बनाने वाले कायद-ए-आज़म, जिनकी शख्सियत, जिनकी खिदमात और जिनके स्टेटमेंट को पाकिस्तान का हर शहरी, हर इदारा और हर हुकूमत अहमियत देती है। आज मैं उनके बहुत अहम स्टेटमेंट को और ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है 1 जुलाई 1948। जाएँ वेबसाइट पे जाएँ, हमने रिसर्च किया और बड़े वो कहते हैं ना, वसूख से हम उनकी तकरीर के चंद इक़्तिबास आपके सामने रखना चाहते हैं और उन लोगों के सामने रखना चाहते हैं जो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमारी फोर्सेस के चीफ़ हों, हमारे इदारों के चीफ़ हों, हमारी पाकिस्तानी हुकूमत के चीफ़ हों और हमारी 22 करोड़ आवाम। आइए, कहा क्या था उन्होंने? कहा था 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए, मैं वो पढ़ देता हूँ, बहुत लंबा है लेकिन चंद बातें जो बहुत ही अहम है मैं आपके सामने रख कर प्रोग्राम की तरफ जाना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म के अल्फाज सुनिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी का ये इदारा है। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और फिर उन्होंने क्या कहा कि हमारी रियासत की सालमियत का जामिन है ये इदारा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी रियासत की उसके जामिन है। क्या कहते हैं? रियासत की सालमियत का जामिन है। ये स्टेटमेंट है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1 जुलाई 1948 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए। तो सुने हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, हमारे अहम इदारे, हमारे अहम जो पार्लियामेंटेरियन, हमारे 22 करोड़ अवाम। ये स्टेटमेंट है कायद-ए-आज़म का कि उन्होंने इस इदारे को पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी इदारा कहा और कहा कि हमारी रियासत की सालमियत का जामिन है। अब आइए आप, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी इदारे के हाथ में चला गया है। मुकम्मल तौर पर, मैं नहीं कह रहा, आप बड़े से बड़े अपने एक्सपर्ट से पूछ लें, वो ये कह रहे हैं कि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है मौजूदा इस हुकूमत में, इससे पहले भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन अब तो स्टेट बैंक के अंदर जो 2 हज़रात बैठे हैं वो दोनों IMF के मुलाजिम हैं। काम किया हुआ उन्होंने और इस बुनियाद पर पाकिस्तान के तमाम माहिर माशियात इस बात को स्टेट करते हैं, बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी दुनिया में बोल रहे हैं कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इस बैनुल-अक़वामी इदारे के टोटल कंट्रोल में चला गया है। और IMF का मतलब क्या है नाजरीन? US, अमेरिका के इशारे के बगैर वहां कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के जरिए मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी ताकतों के शिकंजे में है। और ये वो इदारा है जिसके बारे में जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये पाकिस्तान की रियासत की सालमियत का जामिन है। तो हमने अपनी सालमियत बैनुल-अक़वामी ताकतों के हवाले कर दिया है। इससे क्या होगा? इससे हमारी रियासत की सालमियत, कौमी सलामती और सिक्योरिटी, जो हमारी नेशनल मफादात हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी है, वो आज स्टेक पे लग चुकी है, वो आज खतरात पर है। मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूं? ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कि ये कायद-ए-आज़म की स्टेटमेंट को आज मैं अपने माहिर माशियात के ज़्यादातर लोगों के स्टेटमेंट से मिलाता हूं तो इस पर यह बात साबित होती है कि हमारा ये इदारा जब उधर गिरवी चला गया है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की सालमियत गिरवी हो चुकी है, सिक्योरिटी गिरवी हो चुकी है, कौमी नेशनल इंटरेस्ट गिरवी हो चुका है। ये स्टेटमेंट है। अब आइए हम
और भी इशू पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा इस वक्त जो पाकिस्तान में चंद अहम इदारे हैं, जिनमें रेलवे है, PIA है, जिनमें नैब है, जिसमें FBI है, उनकी कारकर्दगी, ये मायूस कुन कारकर्दगी पे सख्त सरजनिश की है। इस पे भी बात करेंगे। और तीसरा ये कि मौजूदा हुकूमत है PTI के, इसके जो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं हर जगह शदीद, क्या हम वाकई मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं या इन हाउस की तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, या ये सियासी तौर पर जमहूरियत में ये सब चीज़ होता है। आइए हमारे पास जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब उस्मान डार साहब, मामले खुसूसी हैं बराए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया, एक बड़े उभरते हुए बड़े बेहतरीन सियासतदान हैं, आपका शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बड़ा नाम है, ब्लंग और ब्लंट बोलते हैं माशाल्लाह। और तीसरे हमारे पास जो मेहमान हैं वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ बुखारी साहब। कायदे आज़म के अल्फाज मैंने कोट कर दिए। कायदे आज़म जिस तारीख को उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 1 जुलाई 1948, स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए मैंने आपके सामने रख दिया। उनका स्टेटमेंट है कि जी ये जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सालमियत का जामिन है, कौमी खुद मुख्तार मालियाती इदारा का है, जामिन का है। तो आज हम जिस जगह पर हैं वो तो मुकम्मल तौर पर स्टेट बैंक जो है सर चला गया है IMF के पास। IMF का मतलब है बैनुल अक़वामी ताकतें। तो क्या हमारी सिक्योरिटी को खतरात लाक हो गए हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को खतरात लाक हो गए हैं, हमारी सालमियत को खतरात लाक हो गए हैं? हमने देखा था कि रशिया टूटा है तो वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। क्या कहेंगे बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, आपने बहुत ही अहम मसला जो है उसको उठाया है। देखिए, हमने एक वो दौर भी देखा हुआ है जब ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की तकदीर के फैसले वाशिंगटन में होते हैं। फिर किसी ने कहा कि रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू वाशिंगटन, और हम ये कहते थे कि हम कितनी बदकिस्मत कौम है कि हमारे फैसले जो हैं वो यहाँ किसने इक़्तिदार में आना है, किसने सियासी दंगल जीतना है, ये फैसले वाशिंगटन में होते हैं। तो ये एक गाली समझा जाता था, एक ताने के तौर पे सियासतदानों को मुखातब होकर ये बातें कही जाती थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ उम्मीद पैदा हुई जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए, खासतौर से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के करीब और इलेक्शन के फौरन बाद उनके जो बयानात थे, मैं बहुत पुरुमीद था कि वो कोई ना कोई तब्दीली जिसका दावा वो करते हैं वो लेके आएंगे। और उन्होंने सबसे पहले जो नारा लगाया वो ये था कि हम IMF के ऊपर लानत भेजेंगे और वहां जाने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लेंगे। मैं आपको ईमानदारी से समझ कहता हूं कि मैंने ये समझा कि ले जनाब, एक अच्छी परत जो है वो आज पलटी गई है और अब शायद हमारा जो इकोनॉमिक घुटन है वो दूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उनके जो मिनिस्टर्स थे, जो द मिनिस्टर टू बी, फाइनेंस मिनिस्टर टू बी असद उमर साहब, उनके भी नारे मेरे ख्याल से आपके रिकॉर्ड पर भी हैं, आर्काइव में भी होंगे, हर जगह वो सुनाए जा सकते हैं। फिर उसके इक़्तिदार में आने के फौरन बाद 4 से 6 महीने लग गए असद उमर साहब को कौम को ये कन्विंस करने में कि भाईजान IMF के पास जाए बगैर तो गुजारा नहीं है। और बिलाखिर हम IMF के पास गए पैकेज लेने के लिए कि हमें एक रिलीफ पैकेज मिल जाए वहां से। तो ये भी इकदाम उनके दावों के बरखिलाफ था, लेकिन जब IMF के तजवीज करदा लोगों ने पाकिस्तान के तमाम मालियाती इंस्टीट्यूशन पर कब्जा किया तो मेरी सारी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ने लगी। आप कहें तो मैं उंगलियों के ऊपर आपको गिन के बता देता हूं, हर शख्स को पता है कौन कहां से आया है, किसकी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, हमने एक दौर में देखा जो हमारे वजीर आजम जो बने थे शौकत अजीज साहब, वो आए, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि सिटी बैंक की बैकग्राउंड है इनकी और ये तो पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देंगे। लेकिन जो सूरत हाल आज पाकिस्तान में है, अगर मैं इसको कायदे आजम जो कि विजनरी लीडर थे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, उनके अल्फाज के साथ इसको मिला के देखता हूं तो ये सारी सूरत हाल मेरी सूझबूझ, मेरी विजडम, मेरे तजर्बे से ऊपर कहीं चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करूं और क्या कहूं।
जनाब, इससे पहले कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ जाऊं, उस्मान डार साहब की तरफ जाता हूं। उस्मान डार साहब, माजी में भी IMF के प्रोग्राम चलते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टेट बैंक इस वक्त मुकम्मल तौर पर IMF के कंट्रोल पे है, कोई भी इक़्तिसादी माहिरीन इससे इनकार नहीं कर रहा है, चाहे उनका ताल्लुक़ मौजूदा हुकूमत से हो या हुकूमत से बाहर से हो। इस वक्त जो इक़्तिसादी कमेटी बनाई हुई है इमरान खान साहब के, उसके अक्सर लोगों की ये स्टेटमेंट मौजूद है। मैं आ जाता हूँ सर एक दूसरी तरफ, और वो है वज़ारत मुशीर हफीज़ शेख साहब की तरफ। हफीज़ शेख साहब के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि PTI के मेंबरान खुश नहीं हैं उनसे अपने सेक्रेटरी फाइनेंस खुश नहीं हैं, उनसे FBR के चेयरमैन खुश नहीं हैं, उनसे इक़्तिसादी माहिरीन जो एक्सपर्ट हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के, वो खुश नहीं हैं, और बज़ाहिर देखने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर मालियाती मामलात में बेबस नज़र आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखेंगे, इन तमाम मैटर्स को? देखिए डॉक्टर साहब, अगर खुशी देखना है ना तो सच पूछिए, मेरी बेगम और बच्चे भी मुझसे खुश नहीं हैं। वो कहते हैं आप हमें टाइम ही नहीं देते हैं, जबकि आपको जिम्मेदारियां मिली हैं, घर आप नज़र नहीं आते, टीवी प्रोग्राम पे डॉक्टर दानिश साहब का आप कर रहे हैं। तो ये जहाँ तक खुशी की बात है डॉक्टर साहब, तो कौन खुश है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं आप हमें टाइम नहीं देते। चले ऑन अ सीरियस नोट, देखें, आपने रज़ा बाकर साहब की बात की है, गवर्नर स्टेट बैंक की, आपने मशीर ख़जाना की बात की है, हफीज़ शेख साहब की। देखिए, उनका ताल्लुक़ ज़रूर रहा होगा IMF से, जॉब करते थे, जॉब की होगी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों जेंटलमैन जो हैं वो एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि ये वो दोनों शख्सियात जो डॉलर्स में सैलरी ले रहे थे, पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो करोड़ों रुपए की सैलरीज जो लोग छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आए हैं, जज्बा लेके आए हैं। एक तरफ हमें इसको भी देखना है डॉक्टर साहब। मैं आता हूं असल बात पे, जो आप कह रहे हैं IMF ने कब्जा कर लिया है। डॉक्टर साहब, आपका कोई छोटा सा अदारा, हमने तो फिर भी $100 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक से, IMF से ले रखे हैं, जो 15,000 अरब रुपया बनता है आज पाकिस्तान का। आप कोई आम सा अदारा जो कारोबार कर रहा है आज पाकिस्तान में, वो आपके बैंक से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया जब कर्जा लेता है ना डॉक्टर साहब, तो वो पूरा बैंक उस अदारे के कुर्सी, मेज, कंप्यूटर तक काबज हो जाता है। तो ये जो आज अब बात उठाई जा रही है कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उन्होंने इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया, माजरत से ये पिछले 40-50 साल से चल रहा है डॉक्टर साहब। हमने कमिटमेंट की थी, हमने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन देखें, जब PMLN को गवर्नमेंट मिलती है, उनके पास 8 से 9 माह के फॉरेन रिजर्व मौजूद थे डॉक्टर साहब। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूं। जब हमें हुकूमत मिलती है तो तकरीबन 1.5 माह के फॉरेन रिजर्व थे। खुदा ना हास्ता पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता था, खुदा ना हास्ता दिवालियापन की तरफ हम जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत ने 9 माह तक पूरी स्ट्रगल की। हमने IMF से रजू नहीं किया। माजी की हुकूमतें आते सार पहले महीने ही IMF के सामने लेट जाती थी। लेकिन जिन इक्तिसादी मुआशी तजिया निगारों की आप बात कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं IMF काबज हो गया। यही लोग, अगर आप कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, यही लोग कहते थे कि असद उमर को पहले महीने ही चले जाना चाहिए था, मुआशत के ये हालात ना होते, पहले ही मां इमरान खान को IMF के आगे लेट जाना चाहिए था। माजरत से ये क्लिप मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है डॉक्टर साहब। ये लोग आज कहते हैं जी IMF आ गया। असल में तकलीफ की बात यह है कि पाकिस्तान को हम कर्जों के चुंगल से, उसके जो बोझ तले दबाए निकाल नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए निकालने के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमने स्ट्रेटेजी बनाई, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी पे आज हमारी तनकीद हो रही है, लेकिन जो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है? जब तक आपके मुल्क की डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जब तक आपकी फॉरेन रेमिटेंस नहीं बढ़ेगी, जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं आएगी, ये कर्जों के बोझ तले हम दबते चले जाएंगे। आज आपकी एक्सपोर्ट अगर आप पहले 6 माह की देखें, PMLN के तो पहले 5 साल में बढ़ी नहीं है। इत्तेफाक से आज PMLN का आपके कोई प्रोग्राम में नहीं है। मैं उससे पूछता कि 5 सालों की अपनी परफॉर्मेंस शीट दिखाओ एक्सपोर्ट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फिर हम माने कि हमें कोई अच्छी मुआशत हैंड ओवर डॉक्टर साहब की गई थी। हम स्ट्रगल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट बढ़ाई है,
फॉरेन रिमिटेंस भी बढ़ रही है, ठीक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ठीक है, उस स्पेस से नहीं बढ़ रही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये कहें कि इमरान खान हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है, हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम आपके सामने है, इकोनॉमी को उठाने के लिए, मुआशत को उठाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, इसी तरह दीगर प्रोग्राम चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे फाउंडिंग फादर्स का आपने जिक्र किया, अपने फाउंडिंग फादर्स का आपने जिक्र किया, हमारे इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 72 सालों में आपके सामने है, पूरी मुल्क की परफॉर्मेंस आपके सामने है, जिस जिस दौर से पाकिस्तान गुजरा है। लेकिन आज कम अज कम मैं अपने लीडर, अपने वजीर आजम पे इस हद ट्रस्ट जरूर करता हूं कि मुश्किल तरीन हालात में वो नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना। जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब, एक तरफ तो IMF कायद आज़म का स्टेटमेंट, मालियाती इदारे, वज़ीर आज़म का बेबस होना, और दूसरी तरफ एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुसलसल देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा इस हुकूमत के अंदर जो इदारे हैं उन इदारों की सरजनिश कर रही है, उनकी नाकिस कारकर्दगी के बुनियाद पे, जिसमें नैब की उन्होंने की है, FBR की उन्होंने ज़बरदस्त की है, PIA की है उन्होंने, और इसके साथ साथ जो है रेलवे की है। उन्होंने तो यहाँ इशारा भी किया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले तो जो आपका जो टॉपिक है इसी पे ही मेरा ख्याल है कि मैं इत्तेफाक करूँगा, जो चूँकि इकॉनमी को आपने छेड़ा हुआ है। पहली, मुझे ये उस्मान डार हैं, मुझे अजीज भी बहुत हैं, बात बहुत खूबसूरत करते हैं और मुझे अच्छे भी बड़े लगते हैं, बावजूद है कि इनकी बातें जो है मुझे अक्सरियत मेरी तबीयत पे ग्रां गुजरती है, लेकिन बातें इनकी शख्सियत नहीं। देखें कि 16 महीनों से एक ट्रक की बत्ती के पीछे जो लगाया हुआ है उसमें एक उस्मान बुजदार नहीं, सॉरी, डार उसका कोई कसूर नहीं है, और उस ट्रक की बत्ती को रोजाना खुशनुमा तरीके से बनाया जाता है। बुरा हो सलीम बुखारी साहब जैसों का कि इतनी खुशनुमा बत्ती ट्रक के पीछे लगी हुई है और ये उसके पीछे फिर भी दौड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मौजूद चंद है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान कप्तान और उसकी टीम कन्विंस्ड है कि कौम जो है 22 करोड़ की, वो जिसको कह रहे हैं वालहाना अंदाज में उस ट्रक की बत्ती के पीछे भागे जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इकॉनमी, किसी मुल्क की इकॉनमी को अगर गेज करना है तो उसका वाहिद जो सिंगल इंडिकेटर अगर करेंगे तो वो उसकी जो है GDP ग्रोथ है। GDP ग्रोथ जब नून लीग ने उठाया तो यही 3.5% थी, जिसपे ये आजकल फिर रहे हैं। या 3% होगी या 3.2 होगी, उसको 5.8 तक पहुंचाया। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे आगे नहीं बढ़ना था, लेकिन बुरा उस्ताद उस किस्मत का जो फूट गई और 2014 में नारा लगा कि रियासत नहीं सियासत नहीं, रियासत बचाओ। पता नहीं रियासत क्या उस्ताद टूटी थी 2014 में। 2016 में तो खैर नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ी गई, पनामा के केसेस आ गए। 2014 का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि रियासत पे क्या उस्ताद पड़ी थी कि पूरे पाकिस्तान में बैनर लग गए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। सियासत जो थी वो पाकिस्तान को घायल कर रही थी। तो चुनाचे उसके नतीजे में पाकिस्तान ने वो सारे हंगामे भी देखे और तरक्की भी की। ये उस्मान डार जो है, इनको टीवी पे आते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मुझे सिर्फ इनसे एक ही छोटा इतराज है, इसलिए कि ये नौजवान है और ये बड़े अच्छे डेवलप हो सकते हैं, कि ये कभी भी किसी मौके पे फैक्ट्स पे कंप्रोमाइज ना किया करें। चाहे वो फैक्ट अगर आपके हक में नहीं बैठता तो उसको नजरअंदाज करें। ये आज जो जाके स्टेट बैंक से 2013 के रिजर्व निकलवा लें जो PML को मिले हैं, और ये अपने निकलवा लें। उसमें 5.5 बिलियन कमर्शियल बैंक्स के पैसों को अलहदा रख लें और उस पर देखें कि नून लीग के पास कितने बचते थे रिजर्व में और इनको। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 2013 में ये इंडस्ट्री चलाते हैं और इनको बखूबी पता है कि 2013 में 24 घंटों में से 25 घंटे बिजली नहीं थी पाकिस्तान में। वो आप क्या इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट की बात करते हैं जिस मुल्क के अंदर 7,000 मेगावाट बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे थे डेली लोगों को। वो उसने क्या, गंजी ने नहाना क्या था, धोना क्या था और बालों को संवारना क्या था।
गैस का बुरा ऐसा था कि मुझे ओगरा के चेयरपर्सन उस जमाने शहीद अहमद खान थे, उन्होंने मुझे जो पिक्चर खींची 2012-2013 में, मुझे लगता था कि पाकिस्तान जो है तारीकियों में डूब जाएगा, लेकिन कोई नहीं। किसने वो बिजली 18-19-20 हजार मेगावाट तक पहुंचाई कि आज हमें भूल गए कि हमारे पास लोड शेडिंग हुआ करती थी उस तरह की। क्योंकि हम ऐसी, जब इंसान आसानियों में आता है तो तकलीफ के लम्हे, बुखार, बीमारियां, यह भी भूल जाता है कि कौन से पांव पे चोट थी और कौन से घुटने पे चोट थी। जब आप तंदुरुस्त हो जाता है तो टटोलता रहता है कि मेरी चोट यहां थी या वहां थी। आज हमने दिया है, अब इस ग्राउंड्स पे डेफिनेटली एक्सपोर्ट को बढ़ना चाहिए। मुस्लिम नून को हुकूमत होती या पीटीआई की होती, इनको बढ़ानी चाहिए। अब इनके पास एक्सक्यूज नहीं है एक्सपोर्ट के ना बढ़ने का। अब मेरा जो है ना, जिसको कह रहे उस्मान डार, वो फरमाते हैं कि हमारी जो बेटी है वो कहती है जी कि मैं परेशान रहती हूँ, आप बहुत मसरूफ रहते हैं, तो परेशान आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उस्मान डार, 20 करोड़ अवाम इस वजह से परेशान नहीं है कि उनके स्पाउसेस जो है वो उनको अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए परेशान है कि चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, महंगी हो रही है, तेल नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सुमरादें महंगी उनकी दस्ते से बाहर है, अदम दस्तयाब है, दस्ते से बाहर है। उनकी परेशानी बच्चे, उनकी परेशानी आपकी फर्क है। उनको इस तरह लाइटली लेना, उनको देखना, टीका लगवा के। ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड दूंगा। ब्रेक का है, एक सेकंड न्याजी साहब, अगर हमारे घर वाले, अगर हमारे घर वाले अभी नाखुश है ना, अगर हमारे घर वाले नाखुश हैं तो इसलिए हम कौम को टाइम दे रहे हैं, इसी मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कमिटमेंट है मुल्क के साथ, इंशाल्लाह। अच्छे जवाब। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक दूसरे इश्यूज़ की तरफ भी आते हैं, लेकिन एक बात कहता चलूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स, और उसके तहत हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है मुल्क व कौम की सिक्योरिटी की भी, मुल्क व कौम के सारे अहम काम की भी, इदारों की भी, आवाम के सारे हुकूक उनसे जुड़े होते हैं। किससे? हुकूमत से। इसलिए सबसे ज़्यादा सवालात हुकूमत से किए जाते हैं, अपोजिशन से नहीं होता है। पीटीआई कल हुकूमत अपोजिशन में थी, कोई सवाल नहीं होता था। नवाज शरीफ साहब से होता था, पीएमएलएन से होता था, पीपल्स पार्टी से होता था जब जरदारी साहब थे। आज पीटीआई से कर रहे हैं, तो ये तो बनेगा, जो भी हुकूमत में होगा पार्टी, उससे सख्त सवालात किए जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जी, मैं आता हूँ जनाब सलीम बुखारी साहब। सर, एक सूबे में हमने बड़े इख्तलाफात देखे और सियासी जमातों में भी बड़े देखे, पीपल्स पार्टी में भी और आपके नवाज शरीफ में भी, और जो दूसरी जमातें एमक्यूएम में भी बड़े शदीद देखे। लेकिन सर, यहाँ कुछ और हो रहा है। एक सूबे में स्पीकर वजीर आला लड़ रहे हैं पीटीआई के, एक सूबे में गवर्नर, वजीर आला, सूबाई वुज़रा, वफाकी वुज़रा लड़ रहे हैं, एक सूबे में वजीर आला जो है वो सीनियर वुज़रा और पार्टी ओहदेदारान लड़ रहे हैं, और एक सूबा और मरकज़ आईजीज़ पे लड़ रहा है, और हुकूमती अराकीन पार्टी और पार्टी अराकीन हुकूमत से लड़ रहे हैं। और ये सूरत हाल ये कहाँ ले जाएंगे सर, हमें किस जगह ले जा रही है? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर मुख्तसर सा तबसरा मुझे उस्मान डार साहब की एक बात पे करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी कारकर्दगी हमें बताई है, यकीनी तौर पे हम अंधे नहीं हैं, हम जानते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह, लेकिन जो बाकी की उनकी टीम है ना, उसके हालात को बहुत अजीबो गरीब से हैं। शेख रशीद साहब रेलवे चलाने की बजाय सियासी पेशीन गोइयाँ करते रहते हैं। शेख हफीज साहब कहते हैं टमाटर 17 रुपए बिक रहे हैं।
आशिक अवान साहबा कहती हैं जलजिला नहीं आया है तो जमीन फट रही है क्योंकि इससे पीटीआई की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अगर उस्मान डार साहब मुनासिब समझे तो जरा उनकी कार्रवाई के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी वो डाल दें तो खुद ही उन्हें जवाब मिल जाएगा, हमारे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए आप अपने सवाल पे। देखिए, दो चीजें गलत हुई हैं। अब वो जानबूझ के की हैं पीटीआई की लीडरशिप ने या उनसे करवाई गई हैं, वही भुगत रहे हैं वो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी वो मजीद भुगतेंगे। और वो ये है कि जो पीटीआई के अलावा लोग बाहर से बरसे हैं उनके ऊपर, चाहे वो मशीर हैं चाहे वो वजीर हैं, जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, उनमें से अक्सरियत मुंतखब भी नहीं है। वो असल प्रॉब्लम है इनका। अब ये इसका इदराक कर लें तो बेहतर है, वरना नहीं तो ये भुगतेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं। इसलिए ना उनकी लॉयल्टी पीटीआई के साथ 100% है, ना उनकी परफॉर्मेंस माजी में कोई बहुत आला रही है, ना इस वक्त है। उनकी जाती मुफादात है। अब उसको अगर सर्व करेंगे तो पीटीआई का जो इतना बड़ा नारा लेके तब्दीली का आई थी और जिसका ख्याल था कि अवामुन नास के मसाइल को हल करेंगे, कोई डाउट नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब की नीयत ठीक नहीं थी। मैं तो कम से कम ये नहीं कहता। लेकिन जो उन्होंने अपने गिर्द मजमा जमा किया है, उनके तो बस की वो बात नहीं है। ये आप आज मान लें, 2 महीने बाद मान लें, 7 महीने, इदराक आपको इसका होगा जरूर। इसलिए कि ये लोग खुदा न खास्ता आपकी नाकामी का बायस बनेंगे। मैं तफसील में जानबूझ के नहीं जा रहा, बोल बहुत कुछ सकता हूं मैं इसके ऊपर। अब आ जाइए जिन 2 सूबों का आपने जिक्र किया। पहले पंजाब, यहां तो इतनी लड़ाइयां हैं कि उस्मान डार ने तो पंजाब में इस तरफ आना छोड़ दिया है, वो आते ही नहीं है लाहौर में। और उसकी वजह यह है कि एक पार्टी की हुकूमत है, इंतहाई फरजाइल हुकूमत है कि 10 वोट इधर हो जाए तो हुकूमत गई। वहां पीटीआई के अंदर 5 पावर सेंटर्स हैं। डॉक्टर दानिश, कोई जरूरत नहीं है मेरे इसकी वजाहत करने की, हम जितने लोग भी बैठे हैं वो सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब चले जाइए आप केपीके में वो जो चैंपियंस थे, वो जो मंजूर नजर थे, वो जो पार्टी के इब्तिदा से रुकन थे, जिन्हें पार्टी की कामयाबी की दलील माना जाता था, उनको अगर आप इस तरह मक्खन में से बाल की तरह से निकाल के फेंक देंगे, चाहे उसकी जिम्मेदारी आप परवेज खटक पे डालें या आप उनकी दाढ़ी महमूद खान साहब पे डालें, जिस पे भी डालें, ये पार्टियों में होता नहीं है। अब आगे देखिए, वो कहते हैं ना कि फलां ने फलां काम किया, उसने कहा बहुत बुरा हुआ, उसने कहा करके छोड़ दिया, उसने कहा ये उससे बुरा हुआ। अब उनकी बहाली होगी, आप देख लीजिएगा। आप मुझे बताएं, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस इज दिस? जो बात उस्मान डार कर रहे हैं, कॉम्पिटेंस पे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, वो चाहे जहां से मर्जी आए, लेकिन आप परफॉर्मेंस को देख लीजिए। पहले आपने कहा हम 100 दिन में सिम्त ठीक कर लेंगे, फिर कहा नहीं इसके लिए तो 6 महीने चाहिए, फिर आपने कहा साल के बाद हम लोगों को जवाब देंगे। ये नारे सारे पीटीआई की लीडरशिप के, मेरे नहीं है। अब 15 महीने गुजर गए हैं, अवामुन नास जिसके लिए तब्दीली लेके आपने आनी थी, उनकी चीखें आपके गुजरा के पेशेन गोइयों के मुताबिक निकल रही हैं। असद उमर ने कहा चीखें निकलेंगी, डॉक्टर आशिक अवान ने कहा अभी तो और निकलेंगी, वो निकल रही हैं। ये है आपका नटशल। ठीक है सर, मैं उस्मान डार साहब की तरफ आता हूँ। उस्मान डार साहब, जो इत्तेहादियों से इख्तलाफ है वो तो अपनी जगह पूरा मुल्क देख रहा है, दुनिया देख रही है, हम सच्चाई की तरफ जाएंगे, हक बात कहेंगे। इख्तलाफ अपनी जगह है, बहुत सारी न्यूज़ भी है जो हम अभी नहीं लाना चाहते, लेकिन सर ये तो इत्तेहादियाँ छोड़िए सर, पीटीआई के अपने अराकीन दस्तो गिरेबां हैं, हुकूमती अराकीन दस्तो गिरेबां हैं, इंतज़ामी और हुकूमती अराकीन दस्तो गिरेबां हैं, सूबे गिरेबां हैं, अहम ओहदे दस्तो गिरेबां हैं। क्या कहेंगे सर, ये क्या है? मसलन इसको हम कह लें कि अनएक्सपीरियंस की बुनियाद पे ऐसा हो रहा है, ना तजर्बाकारी है। हमारी पार्टी के इस वक्त मुल्क के सरबरा जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ में वो इंगेज हैं। डॉक्टर साहब, जब घर का सरबरा, मुल्क की बात अभी आप कर रहे हैं, मैं कहता हूँ घर का सरबरा भी जब कहीं इंगेज हो जाए तो 4 भाइयों में भी इस बात की चप्पलें शुरू हो जाती है कि शायद मैं सीनियर हूँ या मैंने करना है। इन दोनों सूबों में ये रिकॉर्ड का हिस्सा, बहुत सारे उम्मीदवार थे वजारत आला के। अब जब ऐसी सिचुएशन में जो लोग बन गए, मैं समझता हूँ, मैं हमेशा अपने कुलीग्स को यही मैसेज देता हूँ,
मैं यही अपने कुलीग को मैसेज देता हूं, जिसने बनना था बन गया है। आपके ना हाथ उस्मान बुज़दार साहब ने बांधे हैं, वज़रा के हों, MPAs के हों, ना ही महमूद खान साहब ने सूबों में बांधे, और ना ही मरकज में मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब ने किसी वजीर मशीर के हाथ बांधे। डॉक्टर साहब, हर किसी को काम करना होगा। माजरत से जिस जगह पे हमारा मुल्क पाकिस्तान पहुंच चुका है, यहां वजीर वाला माइंडसेट नहीं चलना डॉक्टर साहब, यहां मजदूरों की तरह हमें काम करना होगा। जो वजीर मशीर इस तरह काम करेगा वो बचेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, आप मजीद रीशफलिंग देखेंगे, ऊपर भी नीचे भी ये होती रहेगी। जो काम करेगा वही रहेगा, बाकी निकलते जाएंगे, आप देखेंगे। ये मैं कम अज कम आपको यकीन दिलाता हूं। बाकी जहां तक इत्तेहादियों की बात है, तरीक गवाह है, हमेशा इत्तेहादियों के तफजात होते हैं, उनका अपना बैंक वोट है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, वोटर का उनके ऊपर प्रेशर है, वो जो भी उनके फंड्स के मामला ले लें, दीगर मामला ले लें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाते हैं। कमिटेड हैं डॉक्टर साहब, 1.5 साल की अकाउंटेबिलिटी हक है, मीडिया का भी, आपका, दोस्तों का, अपोजिशन का, आवाम का कर सकते हैं, लेकिन हमें 5 साल मिले हैं। कोई भी दुनिया में, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, हुकूमत आकर अपने मुआशी इंडिकेटर्स या मुआशी उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है 1-1.5 साल में नहीं की जाती। ये एक प्रोसेस है। 5 साल के बाद, आज आप किसी PMLN वाले को लाइन पे लें, वो हमेशा अपने आखिरी साल की बात करेगा। GDP की भी, चाहे वो एक्सपोर्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हर कोई अपने आखिरी साल में परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड दिखाता है। 2023 में 22 के एंड में इंशाअल्लाह ताला अवाम के पास अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड देके जाएंगे। बाकी पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि अगली टर्म किसको देनी है, उन्होंने अपने वोट की ताकत से। डॉक्टर साहब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटे से ब्रेक लूंगा नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आता हूं अपना हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मैं तो कम अज़ कम उस्मान डार साहब की इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ, और एक जुमला कहता हुआ आगे जाता हूँ, और वो ये है कि आवाम किसी भी पार्टी को मुंतखब करती है तो वो 5 साल के लिए मुंतखब करती है। ये तो आवाम जब मुंतखब करती है तो 5 साल के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि कारकर्दगी उसमें शामिल होती है, गवर्नेंस शामिल होता है। फिर जो हम ये देख रहे हैं सर कि ये जो हुकूमती अराकीन में इख्तलाफात है, वज़रा में इख्तलाफात है, गवर्नर में इख्तलाफात है, वज़ीर आला में इख्तलाफात है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात है, इंतज़ामिया और पार्टी के दरमियान इख्तलाफात है, ये जो शदीद इख्तलाफात नज़र आ रहा है, मैं इत्तेहादियों की तो बात ही नहीं कर रहा सर, तो ये जो शदीद इख्तलाफात हर जगह नज़र आ रहा है, ये इमेच्योरिटी है, पहली दफ़ा हुकूमत मिली है, या इन ये लोग, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, इनका अपने पार्टी के अंदर, अपने लोगों के अंदर, वज़रा के अंदर, हुकूमती मामलात में और दूसरे मामलात में उनका अब कंट्रोल नहीं रहा। क्या कहेंगे सर? पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम जो है ना, वो तो मुझे बहुत कुछ उकसा रहा है। ये मुझे अभी इंकशाफ हुआ है कि उस्मान डार साहब जब आते हैं लाहौर, तो वो आते हैं और फिर सलीम बुखारी साहब से पींगे बढ़ा ली हैं। पहले मेरी लेदर की जैकेट आना बंद हो गई पिछले 6-7 साल से। अब सिर्फ वजीर आजम साहब के पास अनवार साहब की ये जैकेट्स नजर आती है। मैंने उमर डार साहब से कंप्लेंट की, मैंने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी जैकेट से बहाल हो जाए। नहीं आपकी जैकेट बुखारी साहब को दी मैंने। टाइम कम है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। टाइम कम है सर, टाइम कम है तो सर, टाइम कम है, पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। कुछ भी हो, जैकेट से इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है कि वो जब मैं वजीर आजम की देखता हूं ना, तो मुझे बड़ा रश आता है कि मेरे छोटे भाई जो है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये हकीकत यह है कि ये हुकूमत जो है
जिस पे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान बड़ा जमान है, इसके अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये एक झूठों का पलंद है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को मार्जिन देना पड़ेगा कि 20 साल जिसमें से 13-14 साल तहरीक इंसाफ मादूदे चंद एक छोटी सी पार्टी थी, उनसे वो भी नहीं चलती थी, एक नहीं दर्जनों ग्रुप से। और यकीन जानो कि हर वक्त कष्ट खून का बाजार गर्म रहता था। अब वो हुकूमत में आई है तो वो चीजें जो है, वो अक्सर कहते थे हुकूमत में आने के बाद ये ठीक चलेगा। वो हमारे कई दोस्त हैं, लतीफा नहीं मैं सुनाता हूं, वो उनको बंदूकें दी गई हिंदुस्तान में लड़ने के लिए, उन्होंने कहा जी पहाड़ों पर रख दी धूप में, उन्होंने कहा वो चलाना तुमने, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप पे तफसील ठुस थी सी। तो ये इनका ख्याल था हुकूमत में आएंगे तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब मुझे एक छोटा मिसाल दे रहे हैं, मैं कहता हूं वो आप बिल्कुल टॉपिक को नजरअंदाज कर रहे हैं। वान के अंदर, चाइना के अंदर पाकिस्तानी है, कुछ 500-600 स्टैंडर्ड है। इतने ये शकील कल्ब है, इतनी शकावत है कि जफर मिर्जा जो झूठ बोल रहे, देखे ये एक फील्ड नहीं है, मुझे झूठे इसलिए कहने पड़े कि मैं आज जफर मिर्जा की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुका हूं, 3-4 प्रोग्राम सुन चुका हूं। वो कह रहे हैं जी कि हमें चीन ने कहा है, यानी वहां अमेरिका ने अपने शहरी निकाल लिए, वहां से जापान ने निकाल लिए, बरतानिया निकाल रहा है, इंडिया ने वहां नोटिस दे दिए हैं, सारा पूरी दुनिया के अंदर एक एक मिनट वहां से टेलीकास्ट हो रहा है। आपने अपने शहरी जो है वो लोगों को इस कस्म पुस्ती में रखे हुए हैं, उसकी साइंस क्या होगी? इनको पता है कि जब हम आएंगे और हम इलाज ना कर सके तो शायद हमें जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। और खुदा के वास्ते अपने शहरी निकालो वहां से और लोगों को झूठ ना बोलो। और अगर वहां पाकिस्तानी स्टैंड रह गए और अगर खुदा न खासा ये चीज हो गई, इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान, आपने जवाब देना होगा पाकिस्तानियों के कुछ हो गया तो। ऐसी भी कोई लवारिस कौम होती है? आप लोगों को आगे यहां बता रहे हैं, झूठ लोगों को भेज रहे हैं। ये मेरे पास खुदा गवाह है कि वॉइस मैसेज 4-5 आए हुए हैं, एक ग्रुप बने हुए हैं वान के लड़कों का, और रो रो के उनकी आवाजें आ रही हैं और वो जफर मिर्जा को जवाब दे रहे हैं। और वो कह रहे जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं हमें चीन ने कहा है कि इनको ना निकालो, पर यानी कि ये एक अमेरिका अपने जानवरों को भी निकाल के ले गया वहां से। शहरी इंसानी जान कितनी कीमती होती है। अब डार साहब से कहें कि प्लीज इसके ऊपर कोई बात करें। डार साहब कहें जल्दी से, डार साहब जल्दी। कुछ अर्ज करूं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कोई पाकिस्तानी अफेक्टेड नहीं है इस चीज से। डॉक्टर जफर मिर्जा टाइम टू टाइम कौम को, उन पाकिस्तानियों को भी एतमाद में ले रहे हैं। मेरा हाल है नियाजी साहब जरा टीवी कम देख रहे हैं आजकल, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री पूरी तरह मुतहर्रिक है। जहां तक लाने की बात है उनको लाना भी पड़ा तो लेके आएंगे, किसी पाकिस्तानी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा किसी पाकिस्तानी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है आपने इमरान खान साहब की बात पे अमल कर दिया। आप टीवी नहीं देख रहे। ठीक है सर, वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।